नमस्कार। पहले हम लोगों ने सुना था कि खाने पीने और कभी-कभी सुनते थे अचार में फंगस हो जाता था, बड़ा अजीब सा लगता था कि अचार में फंगस पड़ गया। लेकिन अब शरीर में फंगस पड़ने लगा है और इसकी शुरुआत अभी तक तो मेरा जो करियर है उसमें मैंने नहीं सुना था 40-42 सालों में कि नौकरी में बीमारी में भी इस तरीके से फंगस हो जाता है। लेकिन कोरोना ने जो ना दिखाया वो कम है और कोरोना ने ये भी दिखा दिया कि फंगस एक तरीके का नहीं और इस समय 2-2 तरीके के फंगस चल रहे हैं। तो इस सब पूरे फंगस के विज्ञान को समझने के लिए, उससे बचाव के लिए और उससे हम कैसे बिना घबराए बच सकते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ जो हैं आज प्रोफ़ेसर पद्मा श्रीवास्तव हैं और पद्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और पद्मा जी जो हैं वो एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं और द 4 लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से मेडिकल के लिए में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत इनका नाम है और बहुत इन्होंने बहुत सारा काम किया है। पद्मा जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले भी शुरू में कहा, यूँ मैंने हल्के ढंग से उसको कहा था फंगस को लेकर के। लेकिन ये फंगस अचानक इतना खतरनाक, इतना जानलेवा तो पहले तो अभी तो 2-4 10 दिन पहले तक तो ब्लैक फंगस की बात हो रही थी, वो भी छोटी-मोटी बात हो रही थी। लेकिन आज तो व्हाइट फंगस भी मुझे सुनने को आ गया। तो ये ब्लैक फंगस है क्या? जो आम आदमी को समझना जिसको चाहिए, वो कैसे इसको समझे कि यहाँ मेरे शरीर में इसका प्रकोप होने जा रहा है? सही कहा आपने। जो फंगल डिसीजेस जो है, फंगाई, जो आपने बैक्टीरिया सुना है, अब कोविड के नाम पे आपको वायरस तो सुना ही है। तो इसी तरह वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके वजह से ये हमारे सिस्टम को हमला करते हैं और इन्फेक्शन ले आते हैं। तो जैसे ही वायरल इन्फेक्शंस का जो पॉपुलैरिटी कोविड से बढ़ गई, बैक्टीरिया को तो आपको पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है, वैसे ही फंगल इन्फेक्शंस भी बिल्कुल हमें पता है। ये नई बात नहीं है। यही है कि नई बात इसीलिए हुआ कि ये इतने मात्रा में, इतने ज्यादा केसेस एकदम से हमारे सामने आया और ये समझना जरूरी है कि ये फंगस नई बात नहीं है, नई ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये हमारे साथ तो अपना जीवन भी बीतती है। ये इट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब ये भी हवा में है, सॉइल में है, कहीं हमारे पास है और ये हमको कुछ नहीं करती क्योंकि हमारे पास एक कवच है, एक प्रोटेक्शन गेयर है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो जब जिनका भी इम्यूनिटी ठीक है तो उनके पास ये बिल्कुल हमला नहीं कर सकती। ये ब्लैक फंगस हो, वो म्यूकोरमाइकोसिस है, या व्हाइट फंगस जो कैंडिडा कहते हैं, कैंडिडियासिस है। नो कैंडिडियासिस ले व्हाइट फंगस जो आपकी जिगर आपने अभी किए हैं, और ये ब्लैक फंगस ले म्यूकोरमाइकोसिस जो अभी एपिडेमिक प्रोपोर्शन में आ गया। 2 स्टेट ने एपिडेमिक की घोषणा कर दी ताकि वो रिपोर्टेबल है, उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, मैंडेटरी है। तो ये नौबत इसीलिए आया क्योंकि इसकी केसेस इतनी मात्रा में बढ़ गया। नाउ 2 थिंग्स, कोविड के इन्फेक्शन में, कोई भी वायरस इन्फेक्शन आप समझ लीजिएगा जब होता है तो आपके बॉडी में लिम्फोसाइट काउंट जो है, लिम्फोसाइट्स कम पड़ जाती। कम पड़ने से आपकी इम्यून की पावर बहुत कम हो जाता है। जब भी आपके पास इम्यूनिटी नहीं है, आप समझ लीजिएगा कि आपके डिफेंसेस सारा खत्म है। दैट मीन्स आप अगर एक कंट्री हो तो आपकी बॉर्डर्स में कोई सोल्जर्स नहीं है, कोई भी अंदर आ सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, हमारे अंदर घुस जाते हैं। तो कोविड में एक ही नहीं, कई तरह के डिफेंसेस कम हो जाती। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि डायबिटिक्स में बहुत सारा कोविड की इन्फेक्शंस आपने सुना है। कोमॉर्बिड कंडीशन में सबसे बड़ा कोमॉर्बिड कंडीशन डायबिटीज है। और हिंदुस्तान में क्यों ज्यादा हो रहा? क्योंकि हमारे पास डायबिटिक्स बहुत है। इसके बारे में और ज्यादा विस्तारित से बताने से पहले मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये म्यूकोरमाइकोसिस की केसेस
जब आपकी H1N1 इन्फेक्शन हुआ था, आपको याद होगा सार्स की जी जो जी पहली वाली एपिडेमिक थी जी उसमें भी आई थी कुछ कुछ मात्रे में, मतलब एक्सपर्ट्स आए थे। और हम आमतौर पे कब इस म्यूकोरमाइकोसिस या कैंडिडियासिस या व्हाइट फंगस जो आप कहते हैं कब हम देखते आईसीयूज में, जो बहुत सारा बीमार जो मरीज होते हैं, बहुत इम्यूनिटी डाउन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनको मिल चुके हैं, एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, खास तौर से डायबिटिक्स में ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत रेगुलरली भी सी। हालांकि ये मतलब जो आईसीयू में इस तरह हम देखते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटिक्स में हम देखते हैं एक आध केस अभी इधर उधर। बट द प्रॉब्लम अब ऐसा हो गया कि हमारे फर्स्ट वेव में भी थोड़ा म्यूकर आया, बट इतना हल्ला मचाते हुए नहीं आया। तो क्यों हमारे भारत देश में सेकेंड वेव में इतने म्यूकर क्राइसिस क्यों हुआ? तो इसकी कारण लोग ने देखा है, खोज अभी जारी है। एक कारण तो आपने जो कहा कि इतना डेल्यूज ऑफ केसेस, द ह्यूमंगसनेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ केसेस। नंबर 2 इज स्टेरॉइड की जो इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टेरॉइड अभी फर्स्ट वेव में इतना जानकारी नहीं थी, उसके बाद साइंस जो है इवॉल्व हो गया। हमारे जो रामबाण, तो अभी तक कोविड-19 की इन्फेक्शन में कोई रामबाण तो मिला नहीं, परंतु जो क्लोज टू रामबाण जो WHO भी रिकमेंड किया आउटसाइड द ट्रायल इज स्टेरॉइड। पर आप स्टेरॉइड देखिएगा कि वो कब देना है, कितना देना है, कितना देर तक देना है, अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। पर आजकल क्या हो गया कि ये जो है ये गाइडलाइन या एल्गोरिदम तो है, पर प्रैक्टिस में कई रूप से वो प्रैक्टिस हो रहा है। लोग देते हैं जो मात्रा में देना है, जैसे 40 मिलीग्राम सुबह शाम देना, हो सकता है वो और बढ़ा के दे रहा हो। जब एक दिन पहले दिन जब इन्फेक्शन आपको पता चला उसी दिन से शुरू कर दिया, जो कभी शुरू नहीं करनी थी। माइल्ड इन्फेक्शन में सख्त मना है, उस समय भी शुरू कर दिए, और ये लगातार 4 हफ्ते 6 हफ्ते 2 महीने लगातार लेते रहे। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गया कि लोगों को जो गूगल के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिल जाती, इन्फोडेमिक जो कहते हैं, सब लोग कोविड पंडित्स भी तो बन गए, तो अपने आप ओवर द काउंटर फार्मेसी से मिल जाती, तो वहां रेगुलेशन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं मिल रहा है, तो आप जाके आप खरीद के खुद ही शुरू कर दिया कि स्टेरॉइड ले तो जान बच जाएगी। तो इस तरफ मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भारत देश अनफॉर्चुनेटली इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको पता है। जी 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 मेरे ख्याल से 20 करोड़ के आसपास लोग इस समय जो है डायबिटिक मतलब से पीड़ित हैं। बिल्कुल सर। तो एंड दूसरी चीज के बहुत लोगों को पता भी नहीं कि खुद डायबिटिक है, क्योंकि इसे साइलेंट किलर, कभी जांच नहीं किया, पता नहीं है। पर जब ये इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटल गए, वहां आपकी जांच हुई, तब पता चला शुगर की वैल्यू 300-400 है, और दूसरा जो स्टेरॉइड लेते हैं उससे भी शुगर और बढ़ जाती है। तो कई तरह से जो डायबिटिक्स नहीं पता उनकी इलाज अब शुरू हो रही। दूसरा, डायबिटिक्स ना भी हो, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ रहा है। जब भी आपकी शुगर बढ़ती है, जब भी बढ़ती है, तो म्यूकोर को बहुत हौसला बढ़ता है कि वो जाके हमला करने के लिए। ये समझ लीजिए कि म्यूकोर को एक वेपन मिल गया अगर शुगर बढ़ी हुई। तो एक तरफ इम्यूनिटी और कम हो गया, शुगर से उसकी जो द पोटेंसी, विरुलेंस और बढ़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण अभी हुआ है क्यों इतने ज्यादा केसेस हमारे पास आ गया। इसके अलावा ये कोशिश भी जारी है देखने के लिए कि क्या ये वायरस ही ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेन बदल गया जिसके वजह से म्यूकोर की जो शक्ति बढ़ रही है। दूसरा कि क्या हाइजीन की प्रॉब्लम, जैसे कुछ केसेस हमने आजकल देखा, यही नहीं कि बुजुर्ग है, कैंसर है, ट्रांसप्लांट हुआ, उनको इम्यून सप्रेशन है, डायबिटिक्स है, उनको स्टेरॉइड मिल रही है, या उनके ऑक्सीजन का ही बहुत रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन ले रहे, उन्हीं को हो रहा नहीं। कुछ मात्रा में कुछ लोगों में होम आइसोलेशन में, यंग पीपल में, जिनको स्टेरॉइड बस 3-4 दिन मिला, वो डायबिटिक भी नहीं है, उनको भी म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। हालांकि वो केसेस बहुत कम है, पर उनमें भी पाया गया है।
तो इसीलिए ये कोशिश ये भी जारी है, ये खोज जारी है कि और क्या वजह हो सकता है कि आजकल सेकेंड वेव में इतने सारे म्यूकोरमाइकोसिस आ रहे हैं। तो आ ये गए। जारी है। बिल्कुल। आपने बहुत विस्तार से इसको बताया, लेकिन जो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नीम हकीम नुमा हम लोग जो इलाज करने लगते हैं, और खास तौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान हमारे पास आ जाता है विभिन्न स्रोतों से, और एकदम से घबरा करके जब हम कोरोना के नाम पे लगता है कि हमें जुकाम हुआ और कोरोना का इलाज जो घर बैठे करने की जो सलाह दे दी जाती है उसको करने लगते हैं, और कुछ लोग उसमें और आगे बढ़ करके अभी एक इंजेक्शन जिसका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं उसकी जो मारामारी हुई वो शायद इसी सब वजह से हुई कि अज्ञानता के कारण एक तरफ तो उसकी जो जिसको जरूरत है वो नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ आप इसे अनचाही मात्रा में जब लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इससे बचा जाए, तो आपने बता दिया कि इसको बचने के क्या रास्ते हैं, लेकिन जो सावधानी से अच्छा है, मतलब सावधानी ही भली है बीमारी का इलाज करने के लिए। सामान्य तौर पर अब हम ये मान लें धीरे धीरे कोरोना उतार पर है, और अभी ईश्वर की कृपा रही और आप सब लोगों की हिम्मत काम आई तो जल्दी ही थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में एक ये बड़ा सवाल उठता है कि ये ब्लैक फंगस से पहले आप बचे कहते हैं, या दूसरा जो फंगस व्हाइट फंगस जिसे कैंडिला कह रहे हैं आप लोग साइंटिफिक भाषा में, इससे बचने के लिए जिसको कोरोना नहीं भी है वो क्या करे? क्या वो पहले अपनी डायबिटिक की जांच कराए और ताकि उस पर नियंत्रण रखे, या कुछ और करे? बिल्कुल सही है। तो दो चीजें, एक तो हमारा अपना इम्यूनिटी बढ़ाए, क्योंकि डायबिटिक्स में भी आप देखिएगा डायबिटिक तो डायग्नोस हो जाती है, बहुत लोग अपनी शुगर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं लेते हैं, उनकी सावधानी नहीं रखते, स्वीट भी खा लेंगे, कोई व्यायाम नहीं करेंगे, जो ओबेसिटी भी आ जाती है। तो ये क्योंकि लगता है कि मैं तो ठीक हूं, कि जो जिंदगी आराम से गुजर रही है उनको भी डायबिटिक्स है, उनको भी है, मुझे भी है, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों होगा। एंड ये तो लाइफस्टाइल की जो मामला है ये एकदम से एक दिन में नहीं आता है। तो दिस एटलीस्ट एक वेकअप कॉल रह के अपनी जो रिस्क फैक्टर, अगर डायबिटीज है, अगर घर पे किसी को डायबिटीज है, माँ को है, फादर को है, ब्रदर को है, तो आपको होने की जो संभावना बहुत ज्यादा है। तो एटलीस्ट एक बार जांच तो कर लीजिएगा। अगर आ गया तो जो डॉक्टर बताते हैं उनके संपर्क में ही कम करना, बंद करना, ज्यादा करना करे, अपने आप ना करे, सेल्फ मेडिकेट ना करे। दूसरी चीज ये है कि सब कुछ दवाइयों से नहीं होती है, लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम्स आती है। लाइफस्टाइल अगर ठीक रहे तो काफी सारा अपने आप हल भी हो जाएगा। नंबर 3 इज जो सेल्फ मेडिकेशन, वेदर इट इज स्टीरॉइड हो, कुछ भी हो, अपने आप ना ले। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पैनिक बटन जब दब जाती है, एवरीबडी इज इन अ पैनिक कि जल्द से जल्द हम कुछ ना कुछ ले लें ताकि इस महामारी से बाहर आ जाए। तो इवन आफ्टर वी गेट ऑन टू द सेकेंड वेव, कम भी हो जाए, आपको पता है कि थर्ड वेव का भी ये घोषणा है। और जो हम पैंडेमिक 100 साल पहले देखा है, स्पेनिश फ्लू में थर्ड वेव आई थी, वो ट्रैजेक्टरी जो है अभी जो हो रहा है वो भी सिमिलर है, अनलेस अनटिल हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो जाए ताकि थर्ड वेव की जो इम्पैक्ट कम हो जाए। तो थर्ड वेव हो, फोर्थ वेव, अब ये नहीं कुछ और भी आ सकता है। तो देयरफॉर 2 थिंग्स, वन इज ऑफ कोर्स कि इम्यूनिटी बढ़ाए, रिस्क फैक्टर अगर कुछ भी हुआ तो उसको कंट्रोल रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटीज इन आवर कंट्री। नंबर 3 इज हाइजीन। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी मैं बता रही हूँ, फंगई है, ये सब ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस मिट्टी में होते हैं। जैसे अगर आप मिट्टी का है सॉइल में कुछ काम कर रहे हैं तो तुरंत आपको धो के ठीक रखना। जो हाइजीन की प्रॉब्लम, आप साफ सुथरा रखना, हमारे घर, हम और आसपास साफ सुथरा रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो आपका ये जो है ना कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, दिस इज एक्चुअली इन कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी रेलेवेंट। जी, आपने कहा कि स्वच्छ भारत और का मतलब ये तो खैर
पुराने जमाने थे, हमारे दादा परदादा भी यही हम लोगों को सिखाते थे, लेकिन भागा भागी की दौड़ में और कुछ लापरवाही में ये सब हम चीजें खोते जा रहे हैं। अब सवाल एक और भी उठता है कि क्या मैंने जैसे आपने उसका थोड़ा सा छुआ और उसको डायबिटिक से बचने के जितने तरीके, अपने लाइफ स्टाइल को हमें ठीक रखना होगा और ये शुरू से ही रखना होगा, चाहे कोई पेंडेमिक हो या नहीं हो। लेकिन अब पेंडेमिक के इस दौर में जब ये पता लग जाए कि ब्लैक फंगस हो गया या व्हाइट फंगस हो गया, तो ऐसे में कितनी सावधानी और ये क्या लक्षण क्या है इसके, आपको कैसे पता लगेगा कि ब्लैक फंगस है कि व्हाइट फंगस है? और अगर मैं कहता हूं आपको नाम से मतलब नहीं भी है, कोई एक आंख में इसके नुकसान कितने बड़े हैं और आपको पता कैसे लगेगा, जो बहुत जरूरी है कि आदमी के सतर्क होने के लिए। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो है लक्षण आप अपने आप भी पिकअप कर सकते हैं। जैसे कोविड के सर्वाइवर से, कोविड से बच गया, घर चले गए, उसके बाद आपको दोबारा सिर दर्द चालू हो गया, खास तौर से एक तरफ अगर सिर दर्द हो रहा है, आंख के आसपास में, आंख के पीछे सिर दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रही है, नाक से एक तरह के डिस्चार्ज आ रहा है, खास तौर से अगर ये उसमें ब्लडी डिस्चार्ज, ओके, वैसे आ रहा है, खून वाला आ रहा है, या थोड़ा सा काला काला अगर आ रहा है, काला डिस्कलरेशन हो रहा है, या मुंह के ऊपर सूजन आ गया और वो सूजन थोड़ा सा लाल हो रहा है, आंख बड़ी लग रही है, बंद हो रहा है, आंख से पानी आ रहा है, उसमें सूजन आ गया है, आंख की रोशनी कम हो रहा है, ये जो है लक्षण थोड़ा भी हो, ये नहीं सोचना कि वो आम साइनसाइटिस है, तुरंत आप डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। दूसरी चीज है कि ये जो कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस को रोकैम, मतलब राइनो ऑक्यूलो सेरेब्रल, मतलब राइनो इज बेसिकली साइनस, ईएनटी का है, तो साइनस इफेक्ट हो जाता है, वो नाक का साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस, साइनस पीछे भी होती है, उससे वो चीक मतलब ओरल कैविटी अंदर मुंह के अंदर चला जाता है, वहां पे वो दांत वगैरह हिल जाती है, दिस इज साइनस। दूसरा ओ इज ऑक्यूलर, ऑक्यूलर मतलब आंख, तो आंख को अगर इफेक्ट हो गया कि रोशनी चले जाता है, एक ही आंख नहीं दूसरी तरफ भी चला जाता है। तीसरा है सेरिब्रल, सेरिब्रल इज बहुत खतरनाक, ब्रेन के अंदर क्यों जाती है, क्योंकि ये म्यूकोरमाइकोसिस की जो बढ़ने की जो शक्ति है खून की नलियों के द्वारा, खून की रफ्तार जहां जाता है उसकी नलियों के द्वारा अंदर चला जाए, इट्स एन एंजियो इन्वेसिव फंगस, तो जाके क्या करती है ब्रेन के अंदर, खून की नलियों को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। अगर आपको पता है अगर खून की रफ्तार बंद हुआ तो क्या होता है, ब्रेन अटैक हो जाती है, इन्फार्क्ट होता है, हेमरेजेस हो जाती है। अगर ब्रेन इफेक्ट हो गया तो उससे बच के बाहर आना बहुत मुश्किल होती है, 80-90% लोग उनका मौत हो जाता है। तो ये दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस डिसीज। सो राइनो ऑक्यूलो सेरिब्रल में अगर जल्द से जल्द पकड़ में आ जाती है कि ये जब साइनस के रूप में ही रहा, ताकि थोड़ा बहुत आपको लगता है कि एक तरफ ही हेडेक आ रहा है, बुखार वापस आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर दर्द, एक तरफ दर्द, ये आंख की सूजन, नाक बंद होना, कुछ डिस्चार्ज होना, या फेस के ऊपर कोई जैसे सूजन और लालापन, ये आ गया तो तुरंत आप चले जाना। ये भी नहीं वेट करना कि आंख सूज गया, आंख की रोशनी चले गए और उसके बाद जैसे दौरे पड़ गया, बेहोश हो गया, लकवा हो गया, वहां तक तो जाना ही नहीं है। दिस इज म्यूकोरमाइकोसिस। बट कैंडिडियासिस या व्हाइट फंगस जो है, दिस हैपेंस इनसाइड द हॉस्पिटल, मतलब जो बीमार है ऑलरेडी आईसीयू में भर्ती है, उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है, उनमें ये फंगस आती है कैंडिडा, ये एकदम से विरुलेंट होके सारा ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करती है। सो दिस इज एक्चुअली पिक्ड अप इन द हॉस्पिटल। जो एडमिटेड पेशेंट्स में जो बहुत दिन से बुखार चल रहा है, बहुत दिन से इन्फेक्शन चल रही है और सेप्सिस में है, उनमें ये फंगस भी आ सकता है। तो इनकी जो पिकिंग अप एंड इसकी जो रेड फ्लैग्स वगैरह, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स को यूजुअली पता होता है, दैट इज हाउ इट इज पिक्ड अप, इट इज नॉट डन इन दी एट होम। वेराज म्यूकोरमाइकोसिस ये घर पे भी शुरुआत हो सकती है, इसीलिए इन लोगों को जागृति, बोथ हमारे डॉक्टर्स को, एट द सेम टाइम जो पब्लिक है, जो घर में है,
उनको भी ये हम जानकारी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पिकअप करके हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन सो दैट यू कैन पिक देम अप। ये जैसा कि आपने बताया कि 2 राज्य जिसमें से एक हरियाणा भी शामिल है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसने उसको ये महामारी घोषित कर रखा है। तो क्या राजस्थान ने भी किया है, तो हरियाणा राजस्थान 2 राज्यों ने किया है, तो क्या, क्योंकि अब दिल्ली में भी बहुत तेजी से फैला है और जगह भी फैल रहा है जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो इसमें क्या ब्लैक फंगस में या व्हाइट फंगस में सिर्फ ऑपरेशन ही उसका इलाज होता है? क्योंकि मुझे जैसे कि जानकारी है इस फंगस के लिए बहुत सारे आप लोगों के जितने डॉक्टर्स के ब्रांच सर्जरी का है, न्यूरोलॉजी के हैं, बहुत सारे और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, या कुछ और भी है, या इसमें सिर्फ आंख ही डैमेज होती है या बॉडी के अन्य पार्ट भी डैमेज हो जाते हैं? सो म्यूकोरमाइकोसिस में जैसे हमने पहले ही बात किया कि आंख के अलावा ब्रेन अगर इन्वॉल्व हो गया, फेशियल स्ट्रक्चर्स वगैरह ब्रेन इन्वॉल्व हुआ तो लकवा और आप होश है, कोमा में भी चले जाते हैं। पर ये जो ट्रीटमेंट है म्यूकोरमाइकोसिस का इज मल्टीपल टीम्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जैसे ही आपका सस्पेशन है तो तुरंत उसकी डायग्नोसिस कर दे। तो तुरंत डायग्नोसिस के लिए एक स्वैब होता है, एक तो एक एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दोनों स्मीयर के तरीके और कुछ ब्लड टेस्ट भी अभी डेवलप कर रहे हैं, उससे भी जल्द से जल्द वो डायग्नोसिस आ जाएगा। जैसे ही डायग्नोसिस आया तो तुरंत एंटी फंगल ट्रीटमेंट इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो एम्फोटेरिसिन बी है, वो जो लाइपोसोमल। उसके अलावा ये अगर जहां भी ये इन्फेक्ट हुआ, जैसे साइनस इन्फेक्ट हुआ, ये हुआ, तो उसको निकाल देते हैं। तो सर्जिकल डिब्रिडमेंट वो भी टीम अप्रोच है, ईएनटी भी है, ऑफ्थैल भी होती है, कई बार न्यूरोसर्जन्स भी आते हैं। तो ये टीम अप्रोच से ये डिब्राइडमेंट भी करते, तो ये पैरेलल है। पहले सबसे पहले आप डायग्नोसिस कर लो, जैसे डायग्नोसिस हुआ आप दवाई इस्तेमाल करो। ये दवाई ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकता कि एक पिपरमेंट तो है नहीं, ये नहीं कि आप काउंटर में जाके अरे भाई दे दो म्यूकोरमाइकोसिस का एक इंजेक्शन दे दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो इंजेक्शन लगती है वो भी एक खतरनाक इंजेक्शन है इन अ वे कि उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, उसका किडनी फंक्शंस देखना होता है। और आपको पहले भी हमने बताया, आप जानते हैं कि शुगर की कंट्रोल बहुत जरूरी है। कई मरीज इनमें शुगर कंट्रोल नहीं होते, तो शुगर की कंट्रोल पैरेलल चलती है। इंसुलिन हो, उसकी ड्रिप हो, जो भी हो, कीटोन्स हो, उसकी मॉनिटरिंग होता है। एक तरफ किडनी की फंक्शंस मॉनिटरिंग होती है। ये दोनों करते हुए ये डोज ऑफ एम्फोटेरिसिन बढ़ाते जाते हैं, सर्जरी भी होती है। और एम्फोटेरिसिन की कोर्स जो है बहुत लंबा है, मिनिमम 6 वीक्स 8 वीक्स भी चलती है, ताकि वो डोज तक आते हैं। एंड उसके साथ यही उम्मीद होता है कि जान बच जाए। कई बार होता है कि आंखों की रोशनी चले जाते हैं, अगर ये रोशनी प्रिजर्व कर सकते तो बहुत बढ़िया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी ट्राई टू सेव लाइफ इन सच पेशेंट्स बिकॉज डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी, मोर्टेलिटी, ये तीनों बहुत ज्यादा है। नाउ दूसरी चीज कैंडिडियासिस अलग चीज है। कैंडिडियासिस में सर्जरी नहीं है, बिकॉज कैंडिडियासिस इज सिस्टमिक फंगीमिया कहते हैं, जिसमें ये इन्फेक्शन सारा ऑर्गन्स में फैल जाता है, ब्रेन में भी हो, किडनी हो, लिवर हो, सारे में। तो यहाँ पे एंटी फंगल ट्रीटमेंट ही चालू करते हैं। सबसे अच्छा बढ़िया एंटी फंगल ट्रीटमेंट उपलब्ध है, उसको शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स प्रोफाइलैक्टिक एंटी फंगल भी कैंडिडियासिस में कई बार आईसीयू केयर में शुरू करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, वहां सर्जरी नहीं है। वेराज ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस में सर्जरी इज एन इंटीग्रल पार्ट इन द ट्रीटमेंट। क्या मतलब क्योंकि जितना गंभीर मामला है तो ये माना जाए कि ये बहुत ही मुश्किल, मरीज के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है अगर इसका जरा सा भी अटैक हो गया, या बॉडी इतनी वल्नरेबल हो गई कि वो उसको झेल नहीं पाती है। क्या होता है, मतलब उसको क्या समझना चाहिए कि ये इसका इलाज है नहीं, या इलाज है थोड़ा मुश्किल है इसको? अगर इलाज तो है सर, जैसे हमने बात किया, इलाज तो है, गाइडलाइंस है, इट्स नॉट ए न्यू डिसीज, पर डिफिकल्ट है। आप सही कहा कि ये जो मरीज ऑलरेडी कोविड से प्रॉब्लम हो गया, इम्यूनिटी बहुत फ्रेजाइल पीरियड में
ये दूसरा इन्फेक्शन, और इसको झेलना बहुत मुश्किल है। सर्जरी हो रहा है, डिसफिगरमेंट हो रहा है, पेन है, और इतना लंबा ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट का भी बहुत ऑलमोस्ट लाइक कितना खतरनाक ट्रीटमेंट, इन सेंस इतनी मॉनिटरिंग के साथ वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग बट इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक ऑल्सो। तो ये बहुत मुश्किल है, ये आम एंड वेरी इजी है ही नहीं। तो इसीलिए म्यूकोरमाइकोसिस को प्रिवेंट करना है, सबसे बढ़िया रास्ता यही होगा कि इसको प्रिवेंट करें, होने नहीं दे। और उसमें दो हमारे पास डेफिनेटली जो हम अस्त्र हम मान के चले, वो है कि आपकी शुगर कंट्रोल रखना, दूसरा आपकी स्टेरॉइड की यूज बहुत जुडिशियस रहना, तीसरा जो अवेयर रहना कि ये हो सकता है, हाइजीन रखना। अगर थोड़ा भी आपको लगता है, ये सोच लीजिए कि लगता है कि फॉल्स अलार्म ही हो सकता है सिंपल साइनसाइटिस ही हो, फिर भी अगर सिर दर्द बनी रही, कुछ न्यू ऑनसेट हो रहा है, एक तरफ एटलीस्ट नाक बंद होके कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर के संपर्क में तो जरूर रहिए कि म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप तो नहीं हो रहा है। बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर ये पिकअप कर दिया तो ट्रीटमेंट भी आसान, इतना मुश्किल नहीं हो सकता, आसान से हो जाएगा। क्या आप ये मानती हैं कि अगर जिसने वैक्सीन ले ली है दोनों, तो वो सुरक्षित है, या एक वैक्सीन लेने वाला अगर है तो वो उसके बाद कोरोना हो रहा है और फिर भी ये पड़ सकता है, फिर भी उसके मत्थे ये बीमारी आ सकती है? सर, कोविड की बात आप कर रहे हैं तो जब तक जहां तक हमारा ये जो लिटरेचर है, जो एविडेंस है, ये है कि आपकी इम्यूनिटी, खास इम्यूनिटी तभी डेवलप होता है 2 हफ्ते दोनों शॉट्स के बाद, तब तक मैक्सिमम इम्यूनिटी नहीं है। तो इन्फेक्शन पाया गया है पहले शॉट के बाद, इन्फेक्शन पाया गया है दोनों शॉट के बाद, कुछ परसेंटेज में इन्फेक्शन जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं वो दोनों शॉट और 2 हफ्ते के बाद भी पाया गया है। पर जो डिफरेंस जो लोग अभी तक देख रहे हैं कि जिनको दोनों शॉट्स मिले 2 हफ्ते के बाद जिनको इन्फेक्शन हुआ, तो उनमें 99% में ऐसा है कि उनमें इन्फेक्शन जो भी हुआ बहुत माइल्ड रहा। एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें सिवियर हो गया, कुछ मौत भी हो गया, बट वो एक्सेप्शंस है। पर दूसरी तरह अगर किसी को वैक्सीन ही नहीं लगा, उनमें जब इन्फेक्शन होता है, उनमें जो सीरियस होना वो खास तौर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज जिसकी वैक्सीनेशन हुआ। तो इसीलिए सारा दुनिया में यही मान के चल रहे कि अगर आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो गया तो आपको इन्फेक्शन भी होता है तो उसकी सिवियरिटी कम होगा, ये मान के जाना है। यू कैन नॉट गिव 100% गारंटी, पर आपके पास और चॉइस भी नहीं है सर, बिकॉज एक ही आपके पास ऑलमोस्ट लाइक एक बहुत ही बड़ा हथियार हमारे पास है कोविड के अगेंस्ट, इज अ वैक्सीन। तो ये हमको मान के जानना है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हमें प्रोटेक्ट कर ही देगी। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और जिसे पता नहीं आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं, इसमें योगा कितना काम कर सकता है, क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें की जाती है। मेडिकल साइंस इसको कितना परमिट करता है, कितना नहीं करता, आपकी क्या राय है? सर, योगा तो एक्चुअली इट इज एक्सेप्टेड, पर आप ये तो हमें जानना है कि योगा खाली कोई सांस की एक्सरसाइजेस नहीं है या आसना नहीं है। योग इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप 8 वो जो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ योगा देखे, वो शुरुआत ये है कि आपकी चिंता भी तो योगिक होनी चाहिए। तो आपका जो सारा जो आपकी रहना, ध्यान करना, आपकी सोच, आपकी वो सब भी योग में है। तो योग ये मान के नहीं जाना कि हम आधा घंटा हम अनुलोम विलोम कर देंगे, कुछ आसना कर देंगे, वो योगा हो गया। नहीं, योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम वो वे ऑफ लाइफ अपनाएं सर, मेरी मानना है, खाली मेरी मानना नहीं, एज अ क्लिनिशियन, एज अ हीलर, हम सब लोग सोचते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ में योग की जो दान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट
that understanding has to be there that yoga is a way of life और हर चीज हमको अपनाना है. It is not just some postures or some breathing exercises. It's a holistic thing and holistic health में योग की दान बहुत ज्यादा है. निश्चित रूप से योगा का योगदान जो है वो संपूर्ण रूप से, जैसे आप होलिस्टिक उस पे कह रही हैं, संपूर्ण जीवन जीने की जो कला है उस पर ज्यादा निर्भर होता है. और हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सब लोग को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे, जल्दी से जल्दी सब पूरा देश स्वस्थ रहे और जल्दी से जल्दी मतलब हमें इस तरीके की जो जानलेवा बीमारियां हैं उससे मुक्ति मिले. लेकिन आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लोग जो विभिन्न आयामों को देख रहे हैं और उसकी बारीकियों को समझ रहे हैं. बहुत बहुत आभार डॉक्टर पद्मा, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से आपके बात करने के लिए. शुक्रिया.